दोस्तों, एक नवयुवक की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद जब उसकी दुल्हन घर पर आती है, मात्र 2 साल में ही उसके जीवन को तबाह करके रख देती है। दोस्तों, उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाती है, उसके माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, यहाँ तक कि उस लड़के को गुंडों से पिटवाती है। दोस्तों, उसका जीवन इस तरह से खराब हो जाता है, मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। कोर्ट में चलते चलते 6 साल बीत जाते हैं और जब इसका अंतिम फैसला आने वाला होता है, दोस्तों, एक बहुत ही तेज तर्रार जज साहिबा, जिसके बारे में ऐसा सुना जाता है कि जो भी केस उसके पास आता तो बहुत ही जल्दी उसका फैसला सुना दिया जाता। ये 32 साल की जो जज होती हैं, दोस्तों, जब इस लड़के की पूरी कहानी को सुनती हैं तो कहीं ना कहीं इस लड़के से वो प्रभावित हो जाती हैं और उसके बाद इस लड़के का जो जीवन है वो किस तरह से बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर घनश्याम नाम का एक लड़का जो पेशे से एक टीचर होता है, जो इंटर कॉलेज में पढ़ाया करता है, दोस्तों, सरकारी टीचर होता है। इसकी शादी पूजा नाम की एक लड़की के साथ में हो जाती है और इनका केस यहाँ पर कोर्ट के अंदर चल रहा होता है। 6 साल इस केस को चलते हुए हो जाते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर जो जज साहिबा होती हैं, इन दोनों की बातें सुनती हैं तो यहाँ पर वकील बीच में बार बार बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जज साहिबा यहाँ पर कहती हैं कि वकील साहब, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मुझे पूजा से कुछ पूछना है। तो यहाँ पर पूजा से वो पूछने लगती हैं कि पूजा, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? तुमने इनके ऊपर इतने सारे केस लगा रखे हैं, तुमने कहा है कि मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया था, कौन सा हाथ तुम्हारा टूटा था? वो कहती है कि मेरा दाहिना हाथ टूटा था, लेकिन जो उसने रिपोर्ट में लिखवा रखा था वो बायां हाथ था। अब यहाँ पर जज साहिबा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें तो ढंग से याद भी नहीं है कि तुम्हारा हाथ कौन सा टूटा था, तुम तो बस ऐसे ही फालतू की बातें कर रही हो। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि मैडम, मुझे वो याद नहीं रहा। फिर उसके बाद मैडम उससे पूछने लगती है कि तुम ये तो याद होगा कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गई थी, किस डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया था? तो यहाँ पर वो ये सब भी नहीं बता पाती। वो कहती है कि मैं बस भूल गई, मुझे याद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो घनश्याम होता है उसके ऊपर बहुत सारे केस इन्होंने लाद रखे होते हैं। 6 साल से लगातार ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा होता है। जब मैडम घनश्याम से पूछते हैं कि घनश्याम, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम इससे किस तरह से परेशान हो, तो घनश्याम कहने लगता है कि मैडम, इनके घर वालों ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में 3-4 लोगों को लेकर ये मेरे पास आ जाते हैं, मुझे घेर लेते हैं, मेरे को मोटरसाइकिल से नीचे खींच लेते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर मार पिटाई करते हैं और 2 लोग मेरे पैर के ऊपर कूदने लगते हैं, जिससे कि मेरे पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। डॉक्टर गुप्ता हैं, उनके वहाँ पर मेरा 15 दिन तक इलाज चला। मेरी माँ ने ही मेरी देख रेख की, मेरी बूढ़ी माँ है वो ही मेरी देख रेख वहाँ पर करती रही, लेकिन ना तो मेरी ससुराल वालों में से किसी ने आने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ही ये सब किया था और मेरे ऊपर इस तरह का केस लगा रखा है। मेरे पास इनका कुछ भी नहीं है, ये सारा सामान अपना यहाँ से बांध कर ले जा चुकी है, सारा जो इनका सोना चांदी था वो भी ले जा चुकी है, यहाँ तक कि ये कपड़ों को भी यहाँ से ले जा चुकी है। आज भी जो पूजा होती है वो यही कहती है कि इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ इसी के पास है और ये शादी के बाद मुझसे बहुत ज़्यादा दहेज मांगा करता और बहुत दहेज हम लोगों ने इनको दिया भी था, लेकिन उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, आज भी ये हमसे दहेज मांगा करता है। यहाँ पर जो घनश्याम होता है रोते हुए कहने लगता है कि मैडम जी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, ये 20,000 रुपये मेरे से फ्री में लेकर जाती है और 20,000 रुपयों को ये ऐसे ही उड़ा दिया करती है। मैं 6 साल से इसे 20,000 रुपये महीने देता हुआ आ रहा हूँ। जब यहाँ पर मैडम जज साहिबा पूजा से पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई किस वजह से होती है, तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि मुझे ये तनख्वाह में से पैसे नहीं देते, मैंने इनसे कहा था मुझे तनख्वाह में से पैसे चाहिए, ये मुझे तनख्वाह में से पैसे नहीं देते और ना ही हमारे रिश्तेदारों का ये आदर सत्कार करते। हमारे यहाँ पर कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको बस ये ऐसे ही भगा दिया करते हैं और जो इनका
का खुद का रिश्तेदार आ जाता है, उसकी बड़े अच्छे से खातिरदारी की जाती है। मेरे साथ ये गाली गलौज करता है, मेरे को मारता पीटता है। दोस्तों यहाँ पर फिर घनश्याम से पूछा जाता है, घनश्याम कहने लगता है कि मैडम जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसके रिश्तेदार हैं वो इसका रिश्तेदार रियल एक भी नहीं है। किसी को तो ये अपनी मामा का लड़का बताती है, किसी को फूफी का लड़का बताती है, किसी को ये अपना चचेरा भाई बताती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब इसके दोस्त हैं और वही दोस्त मुझे धमकी भी देते हैं और मेरे साथ में उन्हीं लोगों ने मारपीट भी की है। ये घर में आ जाते हैं और उनके साथ ये बाजार चली जाती है, पूरे दिन उनके साथ बाहर रहती, शाम को फिर वापस आती और फिर मेरे से कहती कि मुझे पैसे दो। मैडम मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूं। तो यहाँ पर मैडम दोनों की तरफ देखने लगती है और जो पूजा का वकील होता है वो बीच बीच में बोलने लगता है कि मैडम ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जज साहिबा हैं वकील को रोकती हैं और कहने लगती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आराम करें, जो यहाँ पर पूजा है वो ही सब बता सकती है, मैं उससे खुद पूछना चाहती हूँ। जब पूजा से बातचीत हो रही थी तो पूजा यहाँ पर इस घनश्याम को फिर से धमकी देने लगती है, कहती है कि तुम तो मुझे 20,000 रुपये का दिखा रहे हो, मैं तो तुम्हारी पूरी सैलरी रखने का हक रखती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी सैलरी लेकर रहूँगी और मैं उस पर आराम से राज करूँगी। दोस्तों यहाँ पर जो जज साहिबा होती हैं ये सब देखती रहती हैं और यहाँ पर जो वकील होते हैं पूजा को रोकने का यत्न करते हैं कि पूजा तू ऐसा मत बोल, नहीं तो तेरे खिलाफ केस चला जाएगा। दोस्तों जज साहिबा पूरी बातों को सुन लेती हैं, पूरे मामले को समझ जाती हैं। समझने के बाद यहाँ पर वो एक फैसला देती हैं कि घनश्याम आपको या तो 10 लाख रुपए देने होंगे इनसे अलग होने के लिए, या इनको आप अपने घर ले जा सकते हो। ये मेरा फैसला है। अब घनश्याम इस फैसले को सुनकर एक बार के लिए परेशान हो जाता है। घनश्याम का वकील भी कहने लगता है कि मैडम ये कैसा फैसला। मैडम कहती है कि ये मेरा अंतिम फैसला है, इसी पर आपको गौर करनी होगी, या तो इसे अपने घर ले जाइए या फिर यहाँ इसको 10 लाख रुपए देकर इससे छुटकारा पा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। घनश्याम कहने लगता है कि मैडम मुझे 15 दिन का समय चाहिए, मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं ये सब कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि पैसा देना है तो आज दो, अगर 15 दिन के बाद दोगे तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। यहाँ भी उसे धमकी देती है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने के लिए तैयार होती है, रास्ते में निकलती है तो रास्ते में देखती है कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैडम अपना कांच जो शीशा होता है उसे डाउन करके देखती है तो वहाँ पर जो घनश्याम होता है उसे कई लोगों ने घेर रखा था और उससे यही कह रहे थे कि तेरे से हम 10 नहीं 50 लाख रुपए ले लेंगे, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, फिर भी तेरा पीछा हम करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो जज साहिबा होती है अपने ड्राइवर को भेजती है और उनको कहती है कि इस तरह से यहाँ पर झगड़ा ना करें, 15 दिन के बाद दोबारा कोर्ट में आकर मिलें। फिर यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उन लोगों के बीच में जाता है और यहाँ पर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अब 15 दिन आने में कुछ देरी होती है, उससे पहले एक संडे पड़ जाता है। उस संडे को जो यहाँ पर घनश्याम होता है अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहीं पर जो मैडम होती है जज साहिबा वो भी अपना कुछ चेकअप करवाने के लिए पहुँच जाती है। जब घनश्याम को देखती है, घनश्याम मैडम को देखता है तो घनश्याम के मन में भी जिज्ञासा होती है क्यों ना आज केस के बारे में कुछ बातचीत मैडम से कर ली जाए। तो मैडम के पास जाता है, मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी मैं इस केस में क्या करूं। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि मैंने तो आपको उसी दिन बता दिया था कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप 10 लाख रुपए देकर उससे छुटकारा पा लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग उन्हें अपने साथ में ले जाइए। यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैडम जी 10 लाख रुपए का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, उसने मेरा जीना दुर्लभ कर दिया है, मेरे माता पिता का जीना दुर्लभ कर लिया है, हर जगह हमें वो टॉर्चर करते हैं, हर जगह हमें धमकी देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैडम उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है तुम यहाँ हॉस्पिटल में किस लिए आए हो। तो वो बताता है कि मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए आया हूँ। इधर जो घनश्याम होता है वो मैडम से पूछ बैठता है कि मैडम जी आप यहाँ पर कैसे आई हो। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा सा चेकअप कराने आई थी, मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो घनश्याम होता है मैडम से कहता है कि मैडम जी मैं क्या करूँ, मुझे वो हर दिन धमकी देते हैं। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि मेरा नंबर ले लो, इस पर अगर आपको कोई भी धमकी मिले तो मुझे तुरंत के तुरंत बता देना, मैं उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लूँगी। साहिबा का नंबर ले लेता है और जज साहिबा घनश्याम का नंबर ले लेती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर घनश्याम कोर्ट के अंदर पेश हो जाता है। इधर पूजा भी कोर्ट के अंदर आ जाती है और इनका
थोड़े ही समय में फैसला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम 10 लाख रुपए का चेक लेकर आया था। वो चेक यहाँ पर उस पूजा को दे दिया जाता है, मैडम की आंखों के सामने चेक दे दिया जाता है और केस को रफा दफा वहीं कर दिया जाता है कि आज के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद घनश्याम अपने घर चला जाता है, पूजा भी अपने घर चली जाती है और मैडम अपने कामकाज में लग जाती है। लगभग 10 से 12 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 10-12 दिन बीतने के बाद जो यहाँ पर जज साहिबा होती है उसका फ़ोन घनश्याम के पास आता है और घनश्याम से वो कहने लगती हैं कि क्या अब तो आपको कोई धमकी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर घनश्याम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि मैडम जी आपने मुझे फ़ोन किया, मैं धन्य हो गया। मैडम जी अब वो मेरे पास फ़ोन क्यों करेंगे, जो पैसे मेरे से उन्होंने लिए थे उससे तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अब वो मेरे को परेशान नहीं कर रहे। तो ये वो कहने लगती हैं कि अब तुम अपनी शादी कर लो, क्योंकि उसने भी शादी कर लिया, तुम भी शादी कर लो कोई अच्छी सी लड़की देखकर। तो यहाँ पर घनश्याम कहने लगता है कि मैडम मुझे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी, अब मैं किससे शादी करूँ, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा है। तो यहाँ पर जो मैडम होती हैं वो कहने लगती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक लड़की का आज फ़ोन आएगा, तुम उससे बात कर लेना और उसके साथ में तुम शादी कर लेना। अब यहाँ पर घनश्याम बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो फ़ोन तो कट जाता है, मैडम के फ़ोन कटने के बाद उसे इंतज़ार होता है कि किस लड़की का तुम्हारे पास फ़ोन आए। शाम तक उसके पास कोई फ़ोन नहीं आता। रात को 10 बजे दोबारा मैडम का फ़ोन आता है। मैडम उससे कहने लगती है कि आया किसी लड़की का फ़ोन। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैडम जी किसी का फ़ोन नहीं आया, मैं तो उसी के इंतज़ार में था। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत होती है, बातचीत के बाद दोनों का फ़ोन कट जाता है, दोनों सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह फिर से मैडम का फ़ोन घनश्याम के पास आता है और पूछने लगती है कि क्या किसी लड़की का फ़ोन तुम्हारे पास आया। तो घनश्याम कहने लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया। फिर दोबारा से उससे पूछती है कि तुम ध्यान करो, तुम्हारे पास किसी लड़की का फ़ोन ज़रूर आया था। तो वो कहने लगता है कि मैडम आपके अलावा किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया, मेरे 1-2 रिश्तेदारों का फ़ोन ज़रूर आया था, उसके अलावा किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया। तो मैडम कहने लगती है कि क्या मैं लड़की नहीं हूँ। एकदम से यहाँ पर घनश्याम बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है, भावुक होता है, अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, कहने लगता है कि मैडम क्या आप अपने बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं अपने बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पर घनश्याम मैडम से पूछने लगता है कि मैडम जी आपका जीवन तो ठीक तरह से कट रहा होगा और आप तो जज हैं और आपका मेरा मिलन कैसे होगा। तो यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि मिलन तो आत्माओं का होता है, नौकरियों का मिलन नहीं होता। यहाँ पर जो जज साहिबा होती है वो कहने लगती हैं कि सबका जीवन ऐसे ही कटता है, मैंने भी बहुत सारे धोखे खाए हैं। मैं 5-4 साल तो पहले वकील रही, उसके बाद मैं जज बनी हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो कॉलेज में एक लड़का मेरा पीछा करने लगता है और वो अपने आप को बहुत ही अच्छा एक डॉक्टर बताया करता कि मैं डॉक्टर हूँ। और जब मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चला तो वो कुछ भी नहीं था, वो बस मेरे को एक फ्रेम में फंसा रहा था। मैं उससे अलग होना चाहती थी लेकिन वो जल्दी से मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मेरे को धमकी देता है कि जो मेरी तेरी बातें हैं उन्हें मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा। इस तरह से मुझे उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेकर काफ़ी दिन के बाद, बड़ी मशक्क़तों के बाद मैंने उससे छुटकारा पाया। सबके जीवन में ऐसा होता है, आप इस तरह से हताश ना होइए क्योंकि जीवन में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर घनश्याम थोड़ा सा अपने आप को धैर्य बांधते हुए कहने लगता है ठीक है मैडम जी मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद दोबारा ये दोनों एक जगह एक पार्क में मिलते हैं और पार्क में मिलने के बाद दोनों आपस में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों आज इनका जीवन बड़े अच्छे से बीत रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,